Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss about urinary incontinence, right? So urinary incontinence क्या है? This is the involuntary loss of urine, involuntary leakage of urine. So that is the urinary incontinence. So basically हमारा जो यूरिन है, जो मिक्चुरेशन है, वो कैसे होता है? देखो, सबसे पहले कि आपको डेट्रूसर मसल्स दिख रहा है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ये जो डेट्रूसर मसल्स है ना, वो रिलैक्स होता है, ये रिलैक्स होता है। और जो ये स्फिंक्टर है हमारा, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बेसिकली क्या होता है, ब्लैडर में यूरिन जो है वो स्टोर हो जाता है। यूरेटर से जो यूरिन आता है, किडनी से जो यूरिन फॉर्म होता है थ्रू द यूरेटर, जब ये ब्लैडर के अंदर आता है वो स्टोर होता रहता है। एंड ड्यूरिंग स्टोरिंग टाइम क्या होता है, डेट्रूसर मसल जो है वो रिलैक्स रहता है एंड इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रहती है। ठीक है, जब हमारे अंदर जब अर्ज आता है कि अब हमें अवॉइड करना चाहिए, ब्लैडर फुल हो गया है, तो उस टाइम क्या होता है कि जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ना, वो क्या हो जाती है, वो रिलैक्स हो जाती है, वो रिलैक्स हो जाती है। और जो हमारा डेट्रूसर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। सो डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी और जो यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होगी, तो यूरिन क्या होगा, फ्लो हो जाएगा, यूरिन बाहर आ जाएगी। ठीक है, सो ये बेसिकली होता है। बट इन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि जो आपको जो एक अर्ज आता है कि हाँ आपके ब्रेन से देन स्पाइनल कोड पे देन वो डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो ये जो मैकेनिज्म है ना वो इनहिबिट हो जाती है, आपको प्रॉपर पता नहीं चलता है एंड यूरिन क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है। यूरिनरी जो यूरिन जो है वो इनवॉलंटरी यूरिन फ्लो हो जाता है, लीकेज हो जाता है। सो दैट इज द यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इसके बहुत सारे कॉजेस है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत टाइप्स ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होते हैं। एंड दिस टाइप्स ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बेसिकली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्सेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। वहां पे डायरेक्टली एमसीक्यू आता है, टाइप ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो आपको टाइप ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अच्छे से समझना है। ठीक है, सो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एज यू आई ऑलरेडी सेड, इट इज द इनवॉलंटरी लॉस ऑफ यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर। ठीक है, कॉज से पहले हम टाइप पढ़ते हैं तो कॉज आपको अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हमारा है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। सो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से इनवॉलंटरी लीकेज ऑफ यूरिन हो रहा है। सो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस जैसे कि स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, या आपने कुछ हैवी लिफ्ट किया, सो ड्यूरिंग दैट टाइम क्या हो जाएगा, यूरिन जो है वो लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है जो कि बेसिकली यूरेथ्रा को प्रॉपर सपोर्ट दे रही थी, है ना, वो वीक हो जाती है। जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है ना, उसके वीक होने की वजह से यूरिन जो है वो लीक हो जाता है ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग, हैवी लिफ्टिंग, ठीक है ना, लाफिंग, उस टाइम। सो बेसिकली जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो वीक कहाँ कहाँ हो सकता है, लाइक इन वुमेन। वुमेन कौन से, आफ्टर चाइल्ड बर्थ, बेसिकली आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी जो लिगामेंट्स है, जो सपोर्ट है, वो वीक हो जाता है। जो पेल्विक फ्लोर का मसल्स है वो वीक हो जाता है, लिगामेंट्स अच्छे से प्रॉपर सपोर्ट करके नहीं रखते हैं, वो वीक हो जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट जो यूरिन जो है वो पास हो जाता है। तो आपने सुना होगा जिनका वेजाइनल डिलीवरी होता है वो बताएंगे कि लाइक जब मैं कफ करती हूँ या स्नीज करती हूँ, है ना, या कुछ हैवी लिफ्ट करती हूँ, तो मुझे यूरिन फ्लो हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है। ठीक है ना, या फिर इन मैन की बात करें तो आफ्टर रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी, मतलब कि प्रोस्टेट इलाज हो जाती है ना, तो प्रोस्टेट को रिमूव कर देते हैं। प्रोस्टेट क्या करती है, बेसिकली जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है ना उसको कंप्रेस करके रखती है, एक सपोर्ट देके रखती है। सो प्रोस्टेट हट जाता है, सो जो सपोर्ट है ना वो भी हट जाता है। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या हो जाता है, यूरिन इनकॉन्टिनेंस होने लग जाते हैं। सो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इन सिंपल वर्ड, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कब होगा, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस की वजह से, लाइक हमारा स्नीजिंग हो गया, कफिंग, है ना, ये सारे की वजह से। क्यों हो रहा है, क्योंकि पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है वहां पे वो वीक हो गई है। कहाँ दिखने को मिलता है, बेसिकली वुमेन में आफ्टर चाइल्ड बर्थ और मैन में आफ्टर रेडिकल प्रोस्टेट को रिमूव करने के बाद। ठीक है ना, सो ये हमारा स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो गया। सेकेंड हमारा है अर्ज इनकॉन्टिनेंस। सो अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस में कि उसको पता चलेगा कि ठीक है मुझे यूरिन आया है, उसको एकदम से अर्ज आएगा, एकदम से अर्ज आएगा कि उसको यूरिन आना है ना, एंड वो जब वॉशरूम जाते जाते ऑन इन बिटवीन द वे उसको यूरिनेट हो जाएगा। सो दैट इज द अर्ज इनकॉन्टिनेंस। मतलब अर्ज तो आया एंड वो जाने भी लगा एंड जाते जाते ऑन द वे उसको यूरिनेट हो गया, इनकॉन्टिनेंस हो गया, यूरिन जो है वो फ्लो हो गया, लीकेज हो गया। सो दैट इज द अर्ज इनकॉन्टिनेंस। सो सडन स्ट्रॉन्ग अर्ज टू यूरिनेट,
सडन स्ट्रॉन्ग अर्ज आएगा एंड कैन नॉट होल्ड बिकॉज ऑफ ओवर एक्टिव ब्लैडर, है ना। मतलब सडन उसको अर्ज तो आया बट उसको वॉशरूम जाते जाते इन बिटवीन द वे उसको हो गया, क्यों? क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाया। क्या कंट्रोल नहीं कर पाया? यूरिनेशन। मतलब कि बेसिकली जो डेट्रूसर मसल है ना वो टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गई। डेट्रूसर मसल टाइम से पहले कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो क्या होगा? यूरिन क्या हो जाएगा? फ्लो हो जाएगा, है ना। तो क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि जो ब्लैडर है ना वो ओवर एक्टिव हो रखी है। क्यों हो रखी है? बिकॉज ऑफ अनइनहिबिटेड डेट्रूसर कॉन्ट्रैक्शन। जो डेट्रूसर मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करना है ना वो अनहिबिट हो जाती है, उसको प्रॉपर हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं एंड वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। सो रास्ते में ही यूरिन क्या हो जाएगा? लीकेज हो जाएगा। सो दैट इज अर्ज इनकॉन्टिनेंस। मतलब अर्ज आने के बाद इनकॉन्टिनेंस हुआ है, ठीक है ना। सो ये बेसिकली कहाँ पे होता है? जैसे कि अगर कुछ न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन हो जिसमें जो डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको इनहिबिट नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे कि हमारा हो गया स्ट्रोक हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया, इनमें बेसिकली आपको अर्ज इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है। एंड ऑल्सो जिसको यूटीआई है उनको पता होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी जिसको बहुत लॉन्ग टर्म से है ना उनमें भी अर्ज इनकॉन्टिनेंस देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो हमने दो पढ़ लिया, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस। थर्ड हमारा है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। सो ओवरफ्लो में क्या होगा कि ऐसे समझो ब्लैडर है ना ओवरफ्लो हो रखा है। ब्लैडर मतलब कि लार्ज हो गया, ओवरफ्लो हो गया। सो यूरिन हमेशा थोड़ा थोड़ा आता रहता है। सो कंटिन्यूअस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता रहेगा, है ना। सो कॉन्स्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन इवन आफ्टर यूरिनेशन ड्यू टू यूरिनरी रिटेंशन। मतलब कि आप गए वॉशरूम गए, आपने प्रॉपर यूरिनेट करके आ गए, है ना, स्टिल आपको ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप यूरिन करने गए तो यूरिन आपने किया बट प्रॉपर यूरिन वॉइड नहीं हुआ, पूरा जो ब्लैडर है प्रॉपर एम्प्टी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें यूरिनरी रिटेंशन हो रखा है। यूरिनरी रिटेंशन हो रखा है, सो प्रॉपर यूरिनेट नहीं कर पाए हो आप, आपके ब्लैडर में अभी भी यूरिन है जमा हुआ, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको कॉन्स्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होता रहता है, ठीक है ना। सो बेसिकली ये कब होता है? देखो सबसे पहले क्या होता है, ब्लैडर हमारा फिल होता है, नॉर्मली ब्लैडर फिल होगा, ठीक है ना। बट जो ब्लैडर है ना, जब आप यूरिनेट करने गए तो ब्लैडर प्रॉपरली अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाई है। प्रॉपर जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी तो ऑफकोर्स प्रॉपर एम्प्टी नहीं हो पाएगी। प्रॉपर एम्प्टी नहीं होगी तो उसके अंदर क्या होगा? ब्लैडर के अंदर ही यूरिन स्टोर हो जाएगा, है ना। सो ब्लैडर कांट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली। क्यों? बिकॉज ऑफ नर्व डैमेज। या तो नर्व डैमेज हो रखी हो जो ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो डेट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है वो मसल्स को जो नर्व सप्लाई करे वो डैमेज हो रखी हो, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया, या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, है ना। या फिर जो आउटलेट है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑब्स्ट्रक्शन जो ब्लैडर है वो प्रॉपर एम्प्टी नहीं हो पा रही है। जैसे कि हमारा प्रोस्टेट अगर इनलार्ज हो गया हो, या फिर यूरेथ्रल स्ट्रक्चर्स है ना, स्ट्रक्चर्स होने की वजह से जो आउटलेट में ऑब्स्ट्रक्शन है एंड जिसकी वजह से ब्लैडर जो है प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रही है, प्रॉपर एम्प्टी नहीं हो पा रही है। तो जिसकी वजह से क्या होगा? जो इनकम्प्लीट ब्लैडर एम्प्टिंग होगी, मतलब कि ब्लैडर के अंदर थोड़ा ना थोड़ा यूरिन रहेगा, रेजिडुअल वॉल्यूम ज्यादा रहेगा। सो बिकॉज ऑफ दैट जो ब्लैडर है धीरे धीरे क्या हो जाएगी? ओवर स्ट्रेच हो जाएगी। ओवर स्ट्रेच हो जाएगी एंड जो डेट्रूसर मसल है ना वो वीक हो जाएगी, एटोनिक हो जाएगी, एटोन हो जाएगी। सो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी एंड प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी सो यूरिनरी रिटेंशन होगा एंड वो यूरिन धीरे धीरे ड्रिबलिंग होता रहेगा, कांस्टेंट ड्रिबलिंग होता रहेगा, ठीक है। सो ये हमारा होता है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। constant dribbling of urine occur in overflow incontinence. The cause is like prostate enlargement हो गया, यूरेथ्रल मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया, ठीक है ना। सो ये हमारे कुछ टाइप्स है। उसके अलावा फोर्थ टाइप क्या है? दैट इज द फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। सो फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस में ना अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें क्या था कि पेल्विक फ्लोर मसल्स में प्रॉब्लम हो सकता है, वो वीक हो सकती है, या फिर न्यूरोपैथी हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है ना। प्रॉपर जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है, रिलैक्स नहीं हो रही है, ये प्रॉब्लम था। बट फंक्शनल में क्या है ना कि फंक्शनल में आपका एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूरेथ्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मसल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्पाइनल कॉर्ड में उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है कॉग्निटिव और फिजिकल इम्पेयरमेंट। मतलब कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जैसे कि हमारा अल्जाइमर्स डिजीज हो गया, डेमेंशिया हो गया, या फिर फिजिकल इम्पेयरमेंट जैसे कि अर्थराइटिस हो गया। उसको पता ही नहीं चला, उसको पता ही नहीं है कि वॉइड करना है, उसमें उसका ब्लैडर फिल हो गया है, उनको वॉइड करना है। सो वो कभी भी यूरिनेट कर देता है। सो कभी भी वो इनवॉलंटरी यूरिन लॉस हो जाता है। सो दैट इज अ फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस, ठीक है। सो यूरिन लॉस ड्यू टू फिजिकल और कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट
इम्पेयरमेंट, मतलब उसको बेसिकली पता ही नहीं, उसको यही नहीं पता, डिमेंशिया का पेशेंट है, अल्जाइमर्स का पेशेंट है, उसको पता ही नहीं कि मुझे यूरिन आया है एंड मुझे इसको अवॉइड करना भी है, उसको ये भूल गया है वो, है ना, वो भूल गया। जब मैंने आपको अल्जाइमर्स डिजीज पढ़ाया था, डिमेंशिया पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि उनको पता ही नहीं होता कि मुझे यूरिन भी पास करने की कोई चीज है ना। एंड फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज लाइक अर्थराइटिस है, तो उसको जाते जाते ही, रास्ते में जाते जाते ही उसको हो गया है ना, मतलब कि इतना ज्यादा फिजिकल इम्पेयरमेंट है। सो दैट इज अ फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस। फिफ्थ टाइप है हमारा न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस। सो न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस में क्या होता है कि इनकॉन्टिनेंस क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द न्यूरॉन में प्रॉब्लम होने की वजह से, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, जैसे कि लीकेज ड्यू टू डैमेज और डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो कि बेसिकली ब्लैडर फंक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे कि क्या है, ब्लैडर मतलब हमारा प्रॉपर एम्प्टिंग ऑफ यूरिन हो रहा है, प्रॉपर हम यूरिनेट करते हैं। सो एक प्रॉपर क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द ब्रेन, देन स्पाइनल कोड, देन हमारा डेट्रूसर मसल, हमारा ब्लैडर, है ना, प्रॉपर मैकेनिज्म है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन है। तो अगर इनके बीच में कहीं पे भी कोऑर्डिनेशन अगर हटेगा, ब्रेन से स्पाइनल कोड में अगर कोऑर्डिनेशन हट गया, या फिर स्पाइनल कोड से डेट्रूसर मसल के बीच में कोऑर्डिनेशन हट गया, तो ऑफकोर्स मतलब कि कुछ नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से जो ब्लैडर है वो प्रॉपर एम्प्टी नहीं होगा, तो क्या होगा, देयर इज इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होगा। तो जैसे कि स्पाइनल कोड इंजरी हो गया, या फिर स्ट्रोक हो गया, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, है ना। तो जो न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस है ना, वो दो तरीके का होता है। एक हमारा होता है स्पास्टिक, और एक हमारा होता है फ्लैसिड, है ना, फ्लैसिड। सो स्पास्टिक में क्या होता है ना, स्पास्टिक मतलब कि इसमें लीजन जो होगा ना, जो लीजन कहाँ पे होगा, लीजन जो होगा अबव द सेक्रल नर्व होगा। जो सेक्रल जो हमारा नर्व है ना, सेक्रल रीजन में जो नर्व है, सेक्रल रीजन से ऊपर क्या होगा, लीजन होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, सडन रिफ्लेक्स ऑफ यूरिन हो जाएगा। सडन रिफ्लेक्स ऑफ यूरिन हो जाएगा, मतलब कि ब्लैडर का सेंसेशन पता नहीं चलेगा उससे, एंड सडनली यूरिन क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ठीक है। बट इन फ्लैसिड में क्या होगा ना, फ्लैसिड में जो लीजन है ना, वो कहाँ पे होगा, लीजन एट या फिर एट सेक्रल रीजन पे होगा, सेक्रल रीजन पे सेक्रल रीजन पे लीजन होंगे, या फिर पेरिफेरल नर्व पर क्या होगा, लीजन होगा। ठीक है ना। एंड बिकॉज ऑफ डैट यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस होगा, मतलब कि कॉन्स्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगा, है ना। यहाँ पे सडन रिफ्लेक्स ऑफ यूरिन होगा, बट यहाँ पे कॉन्स्टेंट ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगा इन फ्लैसिड न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस। ठीक है ना। सो ये हमारा होता है न्यूरोजेनिक इनकॉन्टिनेंस। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया, एंड कॉज भी आपको पता चल ही गया कि न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो गया, वीक पेल्विक मसल्स हो गए, प्रोस्टेट इनलार्जमेंट हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, चाइल्ड बर्थ हो गया, यूटीआई हो गया, एंड एजिंग जैसे कि अल्जाइमर्स हो गया, डिमेंशिया, है ना। सो ये सारे कॉज होते हैं ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, तो मैनेजमेंट में एक तो हमारा बिहेवियरल थेरेपी आती है, सेकेंड हम फार्मा के थ्रू कर सकते हैं, मेडिसिन के थ्रू कर सकते हैं ट्रीट, एंड थर्ड हम सर्जिकल ट्रीट कर सकते हैं। सर्जिकल बहुत रेयर होता है, लाइक ब्लैडर कैंसर वगैरह में होता है बेसिकली, है ना, या फिर ब्लैडर छोटा हो या ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो तो होता है, अदरवाइज सर्जिकल मैनेजमेंट इतना एज सच होता नहीं है। बेसिकली हम बिहेवियरल थेरेपी देते हैं और मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करते हैं। ठीक है ना। सो बिहेवियरल थेरेपी में क्या करते हैं, पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें हम पेल्विक फ्लोर मसल को जो वीक हो रखा है उसको स्ट्रेंथन करते हैं। तो वो एक एक्सरसाइज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, दैट इज नोन एज कीगल एक्सरसाइज। सो हम ना जो पेशेंट होते हैं, बेसिकली जो स्ट्रेस या फिर अर्ज इनकॉन्टिनेंस के जो पेशेंट होते हैं, हम उनको बताते हैं कि आपको ना कीगल एक्सरसाइज करनी है। कीगल एक्सरसाइज क्या करेगा, आपके जो पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स है ना, उसको स्ट्रेंथन करेगा, एंड धीरे धीरे आपका जो इनकॉन्टिनेंस की जो प्रॉब्लम है ना, वो रिड्यूस हो जाएगी। सो हम क्या बोलते हैं कि आप जब यूरिन करने जाओ ना, तो आपको लाइक इन बिटवीन द यूरिन यू हैव टू होल्ड योर यूरिन फॉर 5 सेकेंड। होल्ड करना है, देन रिलैक्स करना है। तो ऐसे आपको 2 या 3 बार करना है, एंड लाइक पूरे 24 आवर्स में 3 to 4 टाइम्स करना है। सो धीरे धीरे क्या होगा कि जो आपके जो पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स है ना, वो स्ट्रेंथ मिलेगा उसको। ठीक है ना। सो दैट इज द कीगल एक्सरसाइज होता है। उसके अलावा या फिर हम पेशेंट को बोलते हैं टाइमली आपको अवॉइड करना है ना, वर्बल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अब आपका अवॉइडिंग का टाइम आ गया। सो इस तरीके का कुछ बिहेवियरल थेरेपी देते हैं। ठीक है ना। कुछ पर्सन में हम लेकिन अर्ज इनकॉन्टिनेंस में क्या हो रहा था कि जो डेट्रूसर मसल जो कॉन्ट्रैक्शन होता था, वो इनहिबिट हो रखा था उसको, लाइक वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था, है ना। तो उसको हम इनहिबिट करेंगे कि डेट्रूसर मसल जो कॉन्ट्रैक्ट पहले हो रही है उसको हमें इनहिबिट करना है। तो उसके लिए हम एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन देते हैं, और कुछ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंस मेडिकेशन होती है, जैसे कि अमिट्रिप्टिलिन हो गया। तो ये क्या करेगी, ये जो डेट्रूसर मसल का कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कर देगी। तो क्या होगा, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा,
करेगा तो यूरिनेट नहीं होगा। सो लाइक इन अर्ज इनकॉन्टिनेंस में बेसिकली हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट बेसिकली अमिट्रिप्टिलिन देते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर कुछ और प्रॉब्लम है, जैसे कि स्फिंस्टर प्रोसीजर करते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर होता है। सो स्फिंस्टर प्रोसीजर में क्या करते हैं, बेसिकली अगर स्फिंस्टर में प्रॉब्लम है, स्फिंस्टर में कोई प्रॉब्लम है, वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा है या कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, स्फिंस्टर प्रोसीजर करते हैं। या तो हम आर्टिफिशियल यूरिनरी स्फिंस्टर लगाते हैं, मतलब कि इम्प्लांटेबल मैकेनिकल जो स्फिंस्टर आते हैं वो लगाते हैं, या फिर स्फिंस्टरोप्लास्टी करते हैं, जो स्फिंस्टर है उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना। सो दैट इज अ स्फिंस्टर प्रोसीजर, बेसिकली अगर स्फिंस्टर में प्रॉब्लम है तो, ठीक है। सेकंड क्या होता है, ब्लैडर ऑगमेंटेशन। सो ब्लैडर ऑगमेंटेशन में क्या करते हैं, ब्लैडर को ऑगमेंट करते हैं, ब्लैडर को इनलार्ज करते हैं बाई इलियम हो गया और कोलोन को लेकर वहां से वहां का लूप लेके एंड ब्लैडर को इनलार्ज करते हैं। कब करते हैं, अगर ब्लैडर स्मॉल हो गया, ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो स्मॉल हो गई हो, सो इन दैट केस ब्लैडर ऑगमेंटेशन भी किया जाता है, ठीक है ना। थर्ड हमारा होता है यूरिनरी डाइवर्जन। सो यूरिनरी डाइवर्जन बेसिकली ना इन ब्लैडर कैंसर में ही करते हैं, लाइक ब्लैडर ही नहीं है तो हम क्या करते हैं, यूरिनरी डाइवर्जन करते हैं। उसमें इलियल कॉन्ड्यूट करते हैं या फिर कॉन्टिनेंट यूरिनरी डाइवर्जन करते हैं। क्या होता है इसमें ना हम बेसिकली क्या करते हैं, लाइक ब्लैडर कैंसर में बेसिकली होता है कि ब्लैडर कैंसर होता है तो ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं, ब्लैडर को रिमूव कर दिया तो ब्लैडर तो हट गया। अब ये यूरेटर जो है ना, यूरेटर को क्या करते हैं, यहाँ पे यूरेटर्स को ना किसी और चीज से कनेक्ट कर देते हैं। वो क्या होता है, वो आइलियम, आइलियम को हम लेते हैं, आइलियम को यूरेटर से कनेक्ट कर देते हैं, मतलब कि इसको एक आर्टिफिशियल ब्लैडर बना देते हैं। तो इसको आइलियम से हमने यूरेटर को कनेक्ट कर दिया एंड बाहर ऐसे स्टोमा क्रिएट कर देते हैं एंड इस स्टोमा से ना एक बैग कनेक्ट कर देते हैं। तो यूरेटर से जो भी यूरिन आएगा वो हमारे आइलियम के थ्रू, स्टोमा के थ्रू ये बैग में कलेक्ट हो जाएगा एंड देन बैग को हम एम्प्टी करते रहते हैं। सो दैट इज द आइलियल कॉन्ड्यूइट, है ना। सेकंड क्या होता है, कॉन्टिनेंट यूरिनरी डाइवर्जन। सो इसमें भी सेमी प्रोसीजर है, बट करते क्या है कि हमने यहाँ पे बाहर क्रिएट किया है, स्टोमा जो है बाहर क्रिएट किया है, यूरिन जो है वो बाहर स्टोर होगा, बट यहाँ पे हम अंदर ही, मतलब आइलियम को अंदर ही यूरेटर को से कनेक्ट करते हैं, इंट्रा एब्डोमेन के अंदर ही। एंड जब ये स्टोर हो जाता है, यूरिन अंदर ही स्टोर होता है एंड देन बाय इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, कैथेटर डालते हैं एंड देन यूरिन को बाहर कर देते हैं। सो ये हमारा होता है इन कॉन्टिनेंट यूरिनरी डाइवर्जन, ठीक है ना। उसके अलावा बोटॉक्स इंजेक्शन भी होते हैं, है ना, बोटॉक्स इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं जो ओवर डिस्टेंडेड ब्लैडर होते हैं उनमें, ठीक है ना। सो ये कुछ हमारे सर्जिकल मैनेजमेंट है, ठीक है ना। बेसिकली जो मोर इंपॉर्टेंट है दैट इज द बिहेवियरल थेरेपी, कीगल एक्सरसाइज आपको पता होना चाहिए एंड समटाइम्स एंटीकोलिनर्जिक और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स ड्रग भी दिए जाते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली आपको ये याद रखना है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आपको ये टाइप्स ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस याद रखना है। बेसिकली टाइप्स हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप्स बेसिकली एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था दैट इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस टाइप, आपको अच्छे से याद कर लो। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।